यहाँ सुनाई देगा। चलो, तो केमिस्ट्री का पेपर 3 है, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका पहला चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट जैसा नाम में क्लियर है, कार्बन का क्या है, हाइड्रेट है, कार्बन का हाइड्रेट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट। तो जो क्लासिकल डिफिनीशन दिया गया था कि कार्बन के हाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और हाइड्रेट माने क्या होता है, हाइड्रेट शब्द कहाँ से आया, वाटर से, हाइड्रेशन, उसी से डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना, हाइड्रेशन वाटर का जुड़ना। तो कार्बन का हाइड्रेट में जनरली हम ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रेट के फॉर्म में, कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन्हीं को पहले कहा गया था कि ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बन हो गया CX, और वाटर के लिए H2O, और Y, जहाँ X और Y कोई भी होल नंबर है तो उन्हीं को क्या कहते हैं, कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। और यदि हम कार्बन को लिखना चाहें हाइड्रेट के फॉर्म में तो लिख सकते हैं कि नहीं, CX के जगह पे 6 और H2O का होल 6। X और Y दोनों क्या है, 6 है। उसके बाद सुक्रोज ले लें, चीनी जिसको कहते हैं, केन शुगर, क्या फार्मूला होता है, C12H22O11। इसको भी हम कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले से लिख सकते हैं, C12 और H2O का होल 11 लिख सकते हैं कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले से। लेकिन एक रेमनोज है, रेमनोज, रेमनोज का फार्मूला क्या होता है, नहीं, रेमनोज, हाँ, C6 होता है, H12 होता है और O5 होता है, ये रेमनोज। एक ऑक्सीजन बस ग्लूकोज में से कम हो जाता है। तो रेमनोज को क्या हम कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले से लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ये तभी लिख पाएंगे जब H2O का होल ट्वाइस, जब ऑक्सीजन के दूने के बराबर क्या हो, हाइड्रोजन हो। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, तो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसी तरह से रिबोज होता है और डीऑक्सी रिबोज। तो रिबोज को तो हम लिख पाएंगे, लेकिन डीऑक्सी रिबोज में एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा कुछ और कंपाउंड है, ये देखो, जैसे फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का क्या फार्मूला होता है, फार्मेल्डिहाइड का HCHO होता है ना, HCHO, और HCHO को क्या हम लिख सकते हैं, C1 और H2O का होल 1। ये भी XOY होल नंबर है। क्या फार्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले से हम लिख पा रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है CH3COOH। इसको हम C2 और H2O का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हम कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले से लिख रहे हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी हम उनको कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले से नहीं लिख पा रहे हैं।
तो जो क्लासिकल डिफिनीशन था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, तो उसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। उसका एक दूसरा डिफिनीशन दिया गया जिसको सभी कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस किया गया, तो ये देखा गया कि सभी कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, कायरल हैं। कायरल बने ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है जैसे उनके सोल्यूशन से हम प्लेन पोलराइड लाइट पास करते हैं, तो वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। मतलब ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और जब ऑप्टिकली एक्टिव है तो उनके मॉलिक्यूल में क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, माने मॉलिक्यूल उनका कायरल होता है, कायरलिटी होती है मॉलिक्यूल में। दूसरा क्या देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट में या तो मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो इन दोनों में, इसमें एल्डिहाइड तो है लेकिन इसमें ना तो एल्डिहाइड है ना कीटोन है। और एक और है कि कार्बोहाइड्रेट में कई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, माने कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। तो इसमें कोई OH ग्रुप नहीं है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसमें भी कोई OH ग्रुप नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और ये इसमें OH ग्रुप है, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है और कायरल कार्बन भी है। तो ये सभी डिफिनीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन अब क्या हो गई, मॉडर्न डिफिनीशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स आर द कंपाउंड्स विच यील्ड दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसा भी देखा गया कि एल्डिहाइडी ग्रुप मान लो फ्री नहीं है और रिएक्शन करके बॉन्ड बना लिया है, लेकिन जब हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड भी जो हाइड्रोलाइज करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया। और उनके मॉलिक्यूल में कम से कम क्या है, एक कायरल कार्बन है, क्योंकि सभी कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो उनके मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक कायरल कार्बन होगा। तो डिफिनीशन लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स OR पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स आर, फिर ROR रहेगा, आर द कंपाउंड्स which yield YIELD जो बनाते हैं, देते हैं, which yield these किन के लिए यूज हुआ है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन के लिए। तो which yield these on hydrolysis and contain at least one chiral carbon, chiral CHIRAL, and contain at least one chiral carbon। तो ये डिफिनीशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स आर द कंपाउंड्स विच यील्ड दीज ऑन हाइड्रोलिसिस एंड कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे।
एग्जाम्पल में नाम पहले लिख लो, एक दो स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसके ज़रूरत है। तो नेम में हम क्या लिख लें, फॉर एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, एटसेट्रा, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, एटसेट्रा। हो गया। अब हमको चूंकि डिटेल में पढ़ना है किसको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो किसी को याद है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? एच और ओ एच। चलो देखो, सबसे पहले तो 6 कार्बन C6 है, तो कितना कार्बन है पहले देखो कैसे बना लेंगे, एकदम समझ लेंगे तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाते चले जाएंगे। पहले तो 6 कार्बन बनाओ, 6 कार्बन हो गया ये। अब चूंकि हमने लिखवाया है डेफिनेशन में कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, तो एल्डिहाइड होगा ना। ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड कैसे होता है, CHO ग्रुप, चाहे CHO भी चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने बांड बना के लिख दिया, CHO हो गया। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो टॉप पर CHO ग्रुप हो गया और बॉटम पे क्या होता है, CH2OH, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, बाकी कितना कार्बन बचा, 4। यही चारों कायरल कार्बन है, अर्थात यहाँ पे 2-2 बांड और रहेगा। 2 बांड तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, 2-2 बांड और रहेगा। अब बांड रहेगा तो वहाँ पर रहेगा क्या, तो एक हाइड्रोजन रहेगा और एक OH रहेगा, ये याद रखें, एक हाइड्रोजन और एक OH। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहीं से एल्डिहाइड ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो 1 2 3, तीसरे पे जब चलेंगे कार्बन पे तो OH हम लेफ्ट में कर लेंगे और ये H इधर कर लेंगे, बस यही अंतर होता है, H और OH, H और OH। तो बाकी जो बीच वाले चारों कार्बन हैं वही क्या होते हैं, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को कैसे लिखते हैं, स्टार लगा के इंडिकेट करते हैं। तो ये 4 कायरल कार्बन हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर में, एक हाइड्रोजन है, एक OH है। केवल तीसरे कार्बन पर OH किधर रहेगा, लेफ्ट में। बाकी सभी चारों कार्बन तीनों पे OH किधर रहेगा, राइट में। तो केवल यही याद करना, तीसरे का OH इधर कर देना, H और OH जोड़ देना, ऊपर CHO नीचे CH2 है। तो कितना OH ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5। ग्लूकोज एक पेंटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, पेंटा हाइड्रॉक्सी, 5 OH ग्रुप है, पेंटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो गया कि नहीं। ग्लूकोज के बारे में लिखना है 2-3 पॉइंट। तो ग्लूकोज क्या है, एक पेंटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। जो 5 OH ग्रुप हैं उनमें से एक प्राइमरी अल्कोहलिक है, ये CH2OH है ना, तो क्या है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहलिक है। अब बाकी चारों जो है सेकेंडरी अल्कोहलिक है। और इसमें ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, 4 कायरल कार्बन है। तो 4 कायरल कार्बन जब रहता है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इसके कैसे निकालते हैं, 2 to the power n, ये फार्मूला है। किसी भी कंपाउंड में कायरल मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेट चेन हो, ओपन चेन वाला हो, तो उसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए क्या लिखते हैं, 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। कितना कायरल कार्बन है, 4। तो यदि हम रखें यहाँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 16, अर्थात इसके 16 आइसोमर होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, जिसमें से एक ये ग्लूकोज दिख रहा है। गलती से कोई भी H और OH इधर का उधर कर लेंगे तो बाकी जो 15 और इसमें से बच रहे हैं उसी में से कोई ना कोई एक बन जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तीसरे कार्बन का ही OH केवल लेफ्ट में रहेगा, कहीं भी गलती कर दिए, इधर का उधर कर दिए
तो बाकी जो 15 और इसमें से बच रहा है उसमें से कोई ना कोई एक बनेगा। हो गया? तब बन जाएगा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाओ इस तरह से जैसे हमने सिखाया। और याद कर लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो समझो इस चैप्टर का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी से शुरुआत करना है, इसके स्ट्रक्चर से। एक दो बार बिना देखे बना लोगे तो फिर भूलेगा नहीं। हो गया? अब फ्रक्टोज का भी बना लें। तो फ्रक्टोज का भी क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6H12O6। तो फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी 6 कार्बन का हमने चेन बना लिया। अब जो मेन डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। ये मेन डिफरेंस है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, तो क्या कीटो ग्रुप सबसे सरल कीटोन कितने कार्बन का होता है? नहीं, सबसे सरल कीटो होने के लिए इस कार्बोनिल कार्बन को इधर भी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए और इधर भी। तो सबसे सरल कीटोन 3 कार्बन का एसीटोन होता है, प्रोपेनोन। 3 से कम कार्बन का कीटोन है। एल्डिहाइड तो एक ही कार्बन का हो जाएगा, CHOH CHO फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन कीटोन सबसे सरल 3 कार्बन का होता है। तो इसको कीटो ग्रुप होने के लिए दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। एल्डिहाइड तो किनारे रह सकता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कीटोन कहाँ रहेगा, बीच में। तो किस कार्बन पे रहेगा, दूसरे कार्बन पे, ये कीटो ग्रुप। क्योंकि कीटो बनाना है तो इसको नहीं हम कीटो बना पाएंगे, कीटो इसी को बनाएंगे। तो कौन सा कार्बन है ये, दूसरा कार्बन। अब जब कीटो हमने दूसरे कार्बन को बना लिया, तो यहाँ पे पहले कार्बन पे भी प्राइमरी अल्कोहलिक और अंतिम वाले लास्ट 6वें कार्बन पर भी प्राइमरी अल्कोहलिक, माने टॉप पर भी CH2OH, बॉटम पर भी CH2OH। और दूसरा कार्बन क्या हो गया, कीटो। ठीक है? अब कितने और कार्बन बचे, 3। यही तीनों क्या रहेंगे, कायरल कार्बन रहेंगे। मतलब 2-2 ग्रुप यहाँ पे अभी और जुड़े रहेंगे। तो क्या जुड़े रहेंगे फिर तीसरे कार्बन पे, OH लेफ्ट में और H राइट में, यहाँ H OH H और OH। तो ये तीनों क्या हो गए, कायरल कार्बन। फ्रक्टोज ये है। ठीक है? क्या, हाँ यहाँ OH रहेगा, ये छूट गया, HOH। जो कायरल कार्बन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन एक OH है, ये हमेशा याद रखेंगे। जो भी कायरल कार्बन है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो। अब केवल तीसरे कार्बन पे नंबरिंग इधर से ही करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में, यहाँ भी नंबरिंग इस कीटोन साइड से करेंगे, नज़दीक है, 1 2 3। तीसरे पर इसमें भी OH किधर है, लेफ्ट में। तो ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी बनाओ।
तो यदि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर याद कर लिए तो समझिए कि इस चैप्टर का 50% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, क्योंकि रिएक्शन लिखा जाएगा तो फिर ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब फिर इसमें भी देख लें, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 3 है। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 8। तो 8 बनेंगे, जिसमें से एक ये दिखाई दे रहा है जो फ्रक्टोज है, बाकी अभी 7 बनेंगे। तो 7 कैसे बनेंगे, गलती से एच इधर कर लो, ओ एच इधर कर लो, एक दूसरा बन गया, इसको कर लो तीसरा बन गया, इसको कर लो चौथा बन गया। जो बना है उसका एक मिरर इमेज ले लें, एक इधर करने के बाद उसका मिरर इमेज लें, उसी तरह से 2 को चेंज कर दें, उसका मिरर इमेज लें। तो कुल मिला के कितना बनेगा, 8 बनेगा। बाकी उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। फ्रक्टोज ये है। अब फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यदि हम कंपेयर करें तो इतना हिस्सा यदि हम देखें, अर्थात तीसरे कार्बन से और लास्ट तक का बिल्कुल सेम है कि नहीं। अंतर कहाँ पे है, पहले और दूसरे कार्बन पे। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहलिक है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहलिक है, और ये कीटोनिक है। ये डिफरेंस है दोनों में। बाकी तो अर्थात पहले दूसरे कार्बन का हम कंपेयर कर लें बस, तो बाकी नीचे का उसे उतार देंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कन्फिग्रेशन में कोई अंतर नहीं है, बस पहले और दूसरे C1 और C2 में ही अंतर है। तब लिखा जाएगा, ये हो गया। कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा नाम सेकेराइड भी है, सेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सेकेराइड्स। एक सेंटेंस और नीचे कहीं लिख लो उसी में, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सेकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स सेकेराइड भी कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सेकेराइड्स। हो गया क्लियर इतना चीज। अब हम चल, हाँ, तभी कीटोन बने, लेकिन वो फ्रक्टोज नहीं होगा ना। फ्रक्टोज होगा जब दूसरे पे कीटो रहेगा, वो तो बनेगा ही कोई ना कोई कीटोन। यहाँ पर भी कीटो ग्रुप लगा सकते हैं, लेकिन फ्रक्टोज नहीं होगा। यहाँ भी कीटो लगा सकते हैं, यहाँ भी कीटो लगा सकते हैं, लेकिन वो फ्रक्टोज नहीं होगा। फ्रक्टोज तभी होगा जब कीटो ग्रुप किस पे रहेगा, दूसरे पे। तो हमको फ्रक्टोज बताना है ना। कैसे पता चले, अरे यहीं पे रहेगा, मैंने 2 कीटो रहेगा तभी फ्रक्टोज है। जैसे जैसे ये बना होगा, जब इसकी स्टडी की गई होगी तो ये पता हो गया कि ये फ्रक्टोज है जिसमें कीटो ग्रुप दूसरे पे। अर्थात इसका यूपीएससी नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रॉक्सी हेक्सेनोन 2, ये है फ्रक्टोज। अब हेक्सेनोन 3 रहेगा तो फ्रक्टोज नहीं होगा, वो दूसरा बनेगा। फ्रक्टोज तभी होगा जब कीटो ग्रुप कहाँ होगा, दूसरा, उसको फ्रक्टोज कहते हैं। ये हुआ क्लियर। माने कीटो ग्रुप दूसरे पे रहेगा, माने हेक्सेनोन 2 होगा, उसको हम फ्रक्टोज कहेंगे। हेक्सेनोन 3 रहेगा तो उसको फ्रक्टोज नहीं कहेंगे, वो दूसरा होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक ना। तो ये हो गया। अब जो है कार्बोहाइड्रेट को फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो एक होता है, हेडिंग डालेंगे शुगर्स। शुगर्स, तो शुगर किस कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट कैसा हो, मीठा हो, जिनका टेस्ट स्वाद जो है जिनका मीठा हो, जो क्रिस्टलाइन नेचर को, ऐसे लेके हाथ पे रगड़ें तो खुरदरा लगे तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन। और जब चिकना पाउडर जैसा एमार्फस लगता है तो उसको एमार्फस कहते हैं, चिकना लगता है। तो क्रिस्टलाइन नेचर का हो और टेस्ट उनका कैसा हो, मीठा हो, और पानी में जनरली जो है बहुत तेज़ी से क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं, शुगर्स कहलाते हैं। ठीक ना। तो लिखो, द कार्बोहाइड्रेट्स
which are the carbohydrates which are sweet in taste, the carbohydrates which are sweet in taste, टेस्ट माने TAST रहेगा, ध्यान देना, स्वाद वाला है टेस्ट, TEST वाला नहीं, परीक्षण वाला नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, कामा क्रिस्टेलाइन इन नेचर, क्रिस्टेलाइन इन नेचर and readily soluble in water, and readily READILY, readily soluble in water are known as sugars, are known as sugars। फॉर एग्जाम्पल, में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एटसेट्रा, ये सब शुगर है, ठीक ना। जिसमें से सुक्रोज जानते हैं केन शुगर कहलाता है, जो गन्ने से निकाला जाता है, चीनी जिसको कहते हैं। तो लेकिन ये सब का टेस्ट मीठा है, सब शुगर कहलाते हैं। शुगर का मतलब केवल चीनी ही नहीं, सभी कार्बोहाइड्रेट जो मीठे होते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। अब शुगर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनमें एल्डिहाइडी ग्रुप रहता है, और एल्डिहाइडी ग्रुप जानते हैं बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइडी ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो किस में बदलता है? CHO ग्रुप जब ऑक्सीडाइज होता है तो किस में बदलता है? नहीं, COOH में, कार्बोक्सिलिक में। अरे एक ऑक्सीजन जुड़ गया, पहले CHO था, COOH हो गया। तो एल्डिहाइडी ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। और जो ऑक्सीडाइज होता है कौन सा काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ऐसे शुगर जो टालेन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को क्या करते हैं? रिड्यूस कर दें, तो उनको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं रिड्यूस करेंगे उनको क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नीचे उसी में लिखो, द शुगर्स विच रिड्यूस, द शुगर्स विच रिड्यूस टालेंस रिएजेंट, टालेंस रिएजेंट, टालेंस रिएजेंट क्या होते हैं कि लिख लो क्या होता है। टालेन रिएजेंट किसी को पता है क्या होता है? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल देंगे, टालेन रिएजेंट बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये टालेंस रिएजेंट। and failing solution, and failing solution। तो फेलिंग सोल्यूशन में ही लिख लो क्या होता है। तो फेलिंग सोल्यूशन होता है एल्केलाइन कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, पोटेशियम सोडियम टार्टेरेट, ये सोल्यूशन होता है। तो द शुगर्स विच रिड्यूस टालेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स, are called as reducing sugars। For example, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, चाहो पेपर लिखो, मैनोज,
ग्लूकोज मैनोज। और एक ग्लूकोज का रिएक्शन जो है लिख लो कैसे रिड्यूस करता हूँ। तो अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। हाँ, अब तो बना लेंगे ना ये CHOH COH H CHOH CHOH और CH2OH, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में जैसे टालन रिएजेंट मिलाएंगे तो टालन रिएजेंट अभी हमने बताया क्या होता है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। तो ये सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड होता है, अमोनिया का सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो ये बनाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट। सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये उसमें बनता है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, AgOH नहीं क्यों, -1 +1 तो AgOH हो गया। और ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज करके सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और H2O में। तो टालन रिएजेंट जैसे ही हम बनाएंगे उसमें हमको क्या मिला रहेगा, सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, और यही Ag2O का ऑक्सीजन जाके, चूँकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप स्वयं ऑक्सीडाइज होके COOH में बदल जाता, ऑक्सीजन जाके यहाँ जुड़ गया। बाकी ये सब वैसे ही रहेगा। ग्लूकोज स्वयं ऑक्सीडाइज हो गया और टालन रिएजेंट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये सिल्वर मिरर में रिड्यूस कर दिया। यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, और यहाँ अकेले हो गया 0, +1 से 0 हो गया, सिल्वर रिड्यूस हो गया, टालन रिएजेंट रिड्यूस हो गया और ग्लूकोज स्वयं ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल गया, ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड, और ये सिल्वर मिरर बन गया। सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर ग्रे कलर का या ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, ग्रे प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो जब पूछा जाए, एक बार पूछा भी गया कि ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट रिड्यूसेस टालेंस रिएजेंट एंड इट सेल्फ इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड, और ये रिएक्शन लिख देंगे। तो ये है सिल्वर ऑक्साइड कहाँ से आया, फ्रॉम टालेंस रिएजेंट। टालेंस रिएजेंट में सिल्वर ऑक्साइड है और टालन रिएजेंट में सिल्वर ऑक्साइड कैसे बना, ये अलग से कहीं चाहो तो अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। रिएक्शन हमको बस इतने ही की ज़रूरत है, ये रिएक्शन लिख लेंगे। ये लाइव क्यों होता है, कोई ऑनलाइन मिलर के क्लास करते रहते हैं क्या, हैं? हाँ? तो एक जो है रिड्यूसिंग शुगर के बारे में जब पूछा जाएगा
तो टालेन रिएजेंट वाला रिएक्शन जरूर लिख देंगे। फेलिंग सोल्यूशन का भी चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट एल्कलाइन, देखो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है कि फेलिंग सोल्यूशन दो होता है, अलग अलग बना के रखा रहता है। एक को फेलिंग सोल्यूशन 1 या फेलिंग सोल्यूशन ए कहते हैं, और इसको फेलिंग सोल्यूशन बी कहते हैं। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट का सोल्यूशन। दोनों अलग अलग बना के पहले से रखा रहता है, और जब हमको फेलिंग सोल्यूशन की ज़रूरत है तो दोनों बराबर बराबर पहले एक में मिला लेते हैं। यूज करने से पहले दोनों में से बराबर बराबर वॉल्यूम में लेके क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, और तब हम उसको क्या कहते हैं, फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं। तो जैसे ही दोनों को मिलाते हैं तो उसमें से जो कॉपर सल्फेट है वो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर आयन है Cu2+, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, और ये रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है Cu2O में, और Cu2O कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड, जैसे ईंटे का चूर्ण होता है उसी कलर का होता है। ठीक ना, तो चाहें तो दूसरा रिएक्शन भी इसका लिख सकते हैं। यहाँ पे बस क्या कर लेना है, यहाँ पे हमको फेलिंग सोल्यूशन यदि यूज करते हैं तो उसका Cu2 लगा लेंगे, 2Cu, क्योंकि Cu2O बनना है। यहाँ पे देखो कॉपर का कितना है, +2, और नीचे अब यहाँ कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम फेलिंग सोल्यूशन, फ्रॉम फेलिंग सोल्यूशन से। ये तो वैसे ही बनेगा, बस यही बदलेगा। यहाँ टालेन रिएजेंट में सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट बनता है ग्रे कलर का, और यहाँ क्या बनेगा, Cu2O का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये क्या कहलाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, CuPrOUS, क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका क्या होता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड कलर का होता है, रेड प्रेसिपिटेट। ये भी रिड्यूस कर दिया। यहाँ कॉपर का कितना है, +1 हो गया, वहाँ +2 था, घट गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसको फेलिंग सोल्यूशन वाला भी लिख लो। एग्जाम में पूछा जाएगा तो केवल एक टालेन रिएजेंट वाला भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तब रिड्यूसिंग शुगर समझ में आ गया कि ऐसे शुगर जो टालेन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। ठीक है, उनको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं रिड्यूस करेंगे उनको क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे सुक्रोज है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नहीं रिड्यूस करता है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप खाली नहीं रहता। जहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप खाली नहीं रहेगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। हो गया इतना चीज़ क्लियर। तो अब जो है फिर पैरा चेंज करके लिख लो, द शुगर स्विच डू नॉट रिड्यूस, द शुगर स्विच डू नॉट रिड्यूस टालेंस रिएजेंट, द शुगर स्विच डू नॉट रिड्यूस टालेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, द शुगर स्विच डू नॉट रिड्यूस, जो ये काम नहीं करेंगे वो नॉन रिड्यूसिंग
तो द sugars which do not reduce Talens reagent and Fehling's solution are called as non-reducing sugars. Are called as non-reducing sugars. For example, sucrose. फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। तो सुक्रोज एक ऐसा एग्जाम्पल है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना हुआ? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ। जब हाइड्रोलाइज हो जाता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है, लेकिन जब एक में जुड़ा हुआ है तो ग्लूकोज का एल्डिहाइडी ग्रुप खाली नहीं रहता, वही एल्डिहाइडी ग्रुप जो है बांड बना के फ्रक्टोज से जुड़ा रहता है। तो जब तक एल्डिहाइडी ग्रुप खाली नहीं रहेगा वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। आज जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये हो गया। तब इतना क्लियर हो गया रिड्यूसिंग और पहले शुगर क्या होता है, और शुगर में जो टालेन रिएजेंट को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर है, जो नहीं रिड्यूस करे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और रिड्यूस क्यों करता है? क्योंकि उसमें एल्डिहाइडी ग्रुप खाली रहता है जो आसानी से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है, और टालेन रिएजेंट को सिल्वर मिरर में, फेलिंग सोल्यूशन को क्यूप्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है। ठीक ना? तो ये हो गया। अब ये हो गया नॉन शुगर्स। पहले हमने शुगर पढ़ा था, अब इसके बाद नॉन शुगर्स। तो नॉन शुगर सेटिंग डालो और उसमें ठीक उसका अपोजिट लिख लेंगे जैसा कि शुगर में लिखे हैं। नॉन शुगर्स, नॉन शुगर्स। तो नॉन शुगर किनको कहेंगे? जिनका टेस्ट मीठा ना हो, ठीक है, जो एमार्फस नेचर का हो, मतलब पाउडर जैसा हो। क्रिस्टलाइन और एमार्फस कैसे पता करते हैं? लेके हाथ पे रगड़ेंगे, खुरदरा लगे तो क्रिस्टलाइन है, चिकना लगे तो एमार्फस है। ठीक है, किसी पहचानते हैं। और ये पानी में जनरली क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक उसका उल्टा। तो लिखो द शुगर्स, द कार्बोहाइड्रेट्स which are not sweet, in taste, comma amorphous, 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 amorphous in nature and generally insoluble in water, are known as non-sugars, For example, starch, starch लिखे थे अभी। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे शुगर और नॉन शुगर में कैटेगराइज करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो कई बार जो है फुल क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका हमने पहला पैरा लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन
आर द कंपाउंड्स विच यील्ड दीज ऑन हाइड्रोलिसिस एंड कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन। ठीक है, और तब क्लासिफिकेशन उसमें जोड़ देंगे। यहाँ से समय हो तो शुगर नॉन शुगर भी बता सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये तो जरूर लिखना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो लिखो कार्बोहाइड्रेट्स आर classified into carbohydrates are classified into 3 main categories. Carbohydrates are classified into 3 main categories और तीनों पहले लिख लेंगे। पहला मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, दूसरा डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, और तीसरा जो है ये ओलिगोसेक्राइड्स, OLIGO, ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, और तीसरा पॉलीसेक्राइड्स। तो 3 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, उनको चाहें कि और छोटे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइज करके तोड़ दें तो ऐसा संभव नहीं है। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ठीक है, उनको मोनोसेक्राइड कहेंगे। और ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो वो स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, मोनोसेक्राइड में टूट जाते हैं। ठीक ना, और उनकी संख्या जब लगभग 2 से 10 तक होती है। ठीक है, 2 to 10 माने मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। और फिर कितनी संख्या से वो मिलकर बने हुए हैं, ओलिगोसेक्राइड फिर से सब डिवाइड हो जाता है। डाइसेक्राइड जब 2 से मिलकर बना हुआ है, ट्राइसेक्राइड जब 3 से मिलकर बना हुआ है, टेट्रासेक्राइड यदि 4 से मिलकर बना हुआ, पेंटासेक्राइड, इस तरह से, है ना। और पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। पॉली लगा हुआ माने पॉलीमेरिक है, बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी संख्या 100 या उससे अधिक होती है, और तब उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। जितने नॉन शुगर अभी हम लोगों ने लिखा है स्टार्च, सेलुलोज, वो सब किस में आते हैं? पॉलीसेक्राइड में आते हैं। तो पहला हेडिंग लिखो मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। तो लिखो दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, these are the simplest carbohydrates which cannot be, these are the simplest carbohydrates which cannot be further hydrolyzed, which cannot be further hydrolyzed into simpler carbohydrates। या उतना ही पर आने दो, सिंपलेस्ट हो ही गया तब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। बस वहीं पे ख़त्म कर दो, छोटा हो गया। सिंपलेस्ट जब आ गया तब सबसे सरल हो ही गया। तो विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, MANNOSE, मैनोज, गैलेक्टोज, GALACTOSE, गैलेक्टोज, एट्सेट्रा। अब एक एग्जाम्पल हम जो है इसका लिख देंगे।
अपने समझने के लिए इसका मतलब क्या होगा। C6H12O6, जब ये क्या है, ग्लूकोज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से काम चलाएंगे। यहाँ कुछ है नहीं। हाइड्रोलिसिस कराने के लिए क्या चाहिए, वाटर होगा। मीडियम चाहे एसिडिक रखें, चाहे कोई एंजाइम लेके हाइड्रोलाइज कराएं, एंजाइम के प्रेजेंस में होगा तो क्या कहलाएगा, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। और ये एसिड है तो एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। तो ये मोनोसेक्राइड जितने भी रहेंगे उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। हाँ लिख लो। हो गया। मोनोसेक्राइडों का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, कुछ एक्सेप्शन होता है इसका, लेकिन ये होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2ON। तो एक लाइन, एक सेंटेंस और लिख लो, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज CH2ON, CH2ON। CH2ON, ठीक है। N का मान 3 या उससे अधिक होना चाहिए, क्योंकि पॉलीहाइड्रॉक्सी होने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। तो कीटोन रहेगा तो 3 से तो अधिक ही रहेगा, और एल्डिहाइड रहेगा तब भी, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन हो गया, और उससे अलावा पॉलीहाइड्रॉक्सी होना है तो 3 से अधिक OH ग्रुप जो है होना चाहिए। माने N का मान 3 या उससे अधिक होना चाहिए। जितना ऑक्सीजन उतना ही कार्बन और दूने के बराबर हाइड्रोजन, लेकिन इसका एक आधा अपवाद, जैसे रेमनोज हमने लिया था, डिऑक्सीरिबोज हो जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन एक कम हो जाएगा, तो वो एक्सेप्शन होगा। लेकिन मोस्टली जो है इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं। हो गया ना क्लियर, मोनोसेक्राइड। अब दूसरा है ओलिगोसेक्राइड्स। तो हेडिंग डाले रहो, अब इसको पढ़ाएंगे फिर कल, ओलिगोसेक्राइड्स, क्योंकि इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। ओलिगोसेक्राइड्स, तो इसको जितना हमने पढ़ा है एक बार घर पे जाके अच्छे से अपना नोट वोट सही से बनाते चलो, और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। सेम डे में जाके पढ़ना, फिर क्या क्या बताया गया, कैसे बताया गया, कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको अगले दिन जो है ज़रूर जो है एक बार समझ लेना, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, तब फिर आगे साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है।